हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैथ्यूवर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 9 की। इससे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याओं की मैंने 8 इम्पोर्टेंट पार्ट बनाए हैं। अगर आपने वो सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर वो सभी पार्ट आप देख सकते हैं। एंड स्क्रीन और आई बटन पर भी आप उसे सर्च कर सकते हैं। और लास्ट में अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पर या सभी के पेज के लिंक दिए हुए हैं, उनमें से कोई भी आप अपनी चॉइस के हिसाब से भेज सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लास्ट में लिखकर ये ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो में आपको कौन कौन से क्वेश्चन और सबमिट करने चाहिए थे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर बता दें, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सबमिट ज़रूर करूँगा। स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आपको हेडिंग दिख रही, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याओं का निरूपण। देखिए, इससे पहले मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की कई बेसिक प्रॉपर्टीज क्लियर करा दी हैं। तो सम्मिश्र संख्याओं का निरूपण जो होता है स्टूडेंट्स, वो 4 टाइप से होता है। इसमें आपका सबसे पहला टाइप है आपका मानक निरूपण। मानक निरूपण जिसको कि अपन कहते हैं कार्तीय निरूपण। मानक या कार्तीय निरूपण। क्लियर? ये अब देखिए इसमें क्या होता है, ये आपकी होती है स्टैंडर्ड नोटेशन, स्टैंडर्ड या कार्टेशियन। इसको कहते हैं स्टूडेंट स्टैंडर्ड या कार्टेशियन नोटेशन। अब इसमें होता क्या है कि जेड को आप एक्स प्लस आयोटा वाई से डिनोट करते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी इक्वल ए प्लस आयोटा बी। क्लियर? ये दोनों ही इसकी पोजीशन है। यहाँ एक्स स्टूडेंट रियल पार्ट यानी वास्तविक भाग को बताता है, जबकि वाई जो है वो इमेजनरी पार्ट यानी काल्पनिक भाग को। यही सेम सिचुएशन यहाँ ए और बी की है, ए वास्तविक भाग को और बी काल्पनिक को। क्लियर? इस तरह से तो ऐसे निरूपण को कहेंगे अपन मानक निरूपण यानी कार्तीय निरूपण। जैसे कि मान लो किसी ने आपको दे दिया कि z इक्वल 2 + 3 आयोटा, तो ये आपका भी किस में लिखा हुआ है, मानक या कार्तीय निरूपण में। अब मान लो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि केवल z इक्वल 2 लिख दे, तो आप इसे 2 + 0 आयोटा भी लिख सकते हैं। या मान लो केवल किसी ने आयोटा ही लिख दिया, तो आप इसे 0 + आयोटा भी लिख सकते हैं। कुल मिला के a + आयोटा b की फॉर्म बन जानी चाहिए। और इसको फाइंड आउट रेनी देकार्ते ने किया था, इसलिए इसको कार्तीय निरूपण कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट अपनी फैक्टर क्या रहेगी। सेकंड है यहाँ पर स्टूडेंट अपना आइलर निरूपण, जिसे कि अपन चरघातांकी निरूपण भी कहते हैं। चरघातांकी निरूपण यानी आइलर रिप्रेजेंटेशन या एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? ये वीडियो देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए इक्वली यूजफुल है। कोई भी मीनिंग है मैं उसका ट्रांसलेट भी बता देता हूँ, तो आप जानते हो मैथ में ऐसी कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आती है। मान लो आपको कोई z इक्वल a प्लस आयोटा बी की फॉर्म दी हुई है। क्लियर? तो यहाँ स्टूडेंट जैसे ही आपको ये फॉर्म दी जाए तो सबसे पहले आप इसमें से a और b पिक करेंगे। उसके बाद इसमें से 2 वैल्यू निकालेंगे, एक तो r की जिसको कि मैंने बताया था आपको मापांक कहते हैं, और एक आप निकालेंगे फाई जिसको कि अपन कोणांक कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो मापांक को मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस कहते हैं, कोणांक को एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट कहते हैं। क्लियर? अब जैसे ही आपके पास r और फाई आ जाएं, पहले मैंने आपको डिटेल में वीडियो बनाई थी कैसे मापांक निकालते हैं, कैसे कोणांक। अकेले 3-4 वीडियो इसी के ऊपर है, आप उन सब की डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। आपके पास r और फाई आ जाए स्टूडेंट, तो अब आपको z इक्वल r आयोटा फाई इस फॉर्म में ले लेना है। तो ये आपकी पोजीशन हो जाएगी किसकी, आइलर या चरघातांकी निरूपण की। अब इसमें से मैंने आपको बताया था पहले आपको a और b पिक करनी है। b पिक करते समय आयोटा को आप नहीं लेंगे, ये ध्यान रहे। तो ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, a और b की आ गई। क्लियर?
अब यहाँ स्टूडेंट दो वैल्यू निकालते हैं आर की यानी मापांक की, जो कि आर तो कैसे निकलेगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हो 1 का स्क्वायर तो 1 हो रहा है, रूट 3 का 3, 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, आर की वैल्यू हो गई स्टूडेंट 2। अब चलते हैं आर्ग्यूमेंट यानी कोणांक के लिए। तो कोणांक में क्या होता है, पहले ए और बी के साइन देखते हैं। तो ए और बी के साइन प्लस प्लस है यानी पहला चतुर्थांश है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था फॉर्मूला होता है tan इनवर्स मॉड बी अपॉन ए। तो चलिए वैल्यू देख लेते हैं अब इसकी। tan इनवर्स मॉड बी की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पर रूट 3 है और ए की 1 है। रूट 3 10 में स्टूडेंट किसकी वैल्यू होती है, tan 60 यानी π/3। tan इनवर्स को खा जाएगा, यहाँ आपका आ गया π/3। तो इस तरह से ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई स्टूडेंट, z की आ गई। क्लियर यहाँ पर पिक्चर। तो ये बात है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि मापांक और कोणांक हमें आसानी से मिल सकते हैं। अब चलते हैं अपन सीधे चरघातांकी निरूपण की तरफ। तो चरघातांकी निरूपण मैंने बताया था z इक्वल आर ई की पावर आयोटा फाई होता है। तो z इक्वल आर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2 और ई की पावर आयोटा फाई की वैल्यू क्या है π/3। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये आपकी चरघातांकी निरूपण आ गई। यानी क्वेश्चन आपको मानक रूप में दिया था और आपने उसे ला दिया किसमें, चरघातांकी में। क्लियर। अब चलते हैं इसी में एक नेक्स्ट निरूपण देखते हैं क्या है। अगला है स्टूडेंट बिंदु या हैमिल्टन निरूपण, जिसको कि हम कहते हैं पॉइंट और हैमिल्टन रिप्रेजेंटेशन। क्लियर। ये इस तरह से अपन देखते हैं। तो चलिए अब यहाँ देख लेते हैं कि कैसे अपने को ये करना है। और देखो इसका टारगेट क्या है, जब आप जानते हो कोई भी सम्मिश्र संख्या मानक रूप में दी होती है तब आप उसका ग्राफ नहीं बना सकते, लेकिन अगर आपको ग्राफ बनाना है तो इसको बिंदु रूप में ले जाना होता है, यानी a, b इस तरह से। फिर आप आसानी से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ग्राफ आप जानते हो किस तरह बनता है, जैसे कि मान लो ये आपकी ओरिजिन है, ये x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। क्लियर। अब यहाँ मान लो जब आप कोई पॉइंट है उसकी जब आप दोनों पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये स्टूडेंट से a होना चाहिए और ये b, और इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट दे देंगे a, b। और इस पॉइंट का नाम क्या है स्टूडेंट्स, p का। इस p का नाम है सम्मिश्र बिंदु। क्लियर। इस p को कहते हैं सम्मिश्र बिंदु। कई जगह इसको ZPB से भी डिनोट करते हैं और इसका मतलब भी वही है, सम्मिश्र बिंदु यानी कॉम्प्लेक्स पॉइंट। अब आपसे कोई कहे कि इसका काम क्या है, काम है स्टूडेंट्स इसका सम्मिश्र संख्याओं को ग्राफ में निरूपित करना। क्लियर। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, O से अब इस P की जो डिस्टेंस है वो तो मापांक कहलाती है, और ये जो लाइन आपने देखी ये वेक्टर है, ये त्रिज्य सदिश होता है, रेडियस वेक्टर। और इस रेडियस वेक्टर की एक्स एक्सिस से जो भी वृत्तीय विस्थापन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कोणांक होता है, यानी आर्ग्यूमेंट, जिसे फाई से डिनोट करते हैं। तो ये है पूरा बिंदु या हैमिल्टन निरूपण। अब एक फोर्थ अपन देखते हैं इसमें, और ध्रुवीय निरूपण यानी पोलर रिप्रेजेंटेशन। देखिए इसकी पिक्चर क्या होती है स्टूडेंट, जैसे कि आपको z इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई को ही दिया है। ये देखते ही आप दो वैल्यू पहले ही निकाल लेते हैं, एक तो r यानी मापांक और फाई यानी कोणांक, और तुरंत इसको आपको पुट कर देना है z इक्वल r इंटू कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। लगभग ये आयलर निरूपण से मिलता जुलता है। आयलर फॉर्म में इसी चीज को e की पावर आयोटा फाई लिख दिया गया था। अब ये करेंगे कैसे, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे z इक्वल किसी ने आपको दे दिया -√3 माइनस आयोटा, कि भाई इसका अपने को ध्रुवीय निरूपण करना है। तो देखते हैं अब ये कैसे होगा। सबसे पहले a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, -√3, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1। ये आपकी हो गई a और b। क्लियर। a और b हो गई। अब आप इसमें r निकालेंगे तो r आपका होता है √a² प्लस b²। तो आप देख सकते हो -√3 का स्क्वायर 3 होगा और -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल आपका 2 हो गया। ये होगी r की वैल्यू। अब यहाँ वैल्यू निकालनी है फाई की, जो कि tan इनवर्स मॉड b अपॉन a से प्राप्त होती है।
तो tan इनवर्स मॉड b की वैल्यू क्या है -1 और a की -√3। तो माइनस से माइनस क्या 1/√3 tan में आप जानते हो π/6 की वैल्यू है 30 की वैल्यू है। तो ये हो गया r और ये हो गया फाई, यानी मापांक और कोणांक। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये माइनस माइनस है, माइनस माइनस कौन से चतुर्थांश में होता है, तृतीय में। क्लियर। तो तृतीय चतुर्थांश में स्टूडेंट्स यहाँ पर अब एक काम और करना होता है कि कोणांक यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालने के लिए आपको यहाँ ट्रिक लगानी होती है -π + φ। क्लियर। ये अगर ये फर्स्ट में होता तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन थर्ड के लिए ये मैंने आपको बताया हुआ है। -π + φ की वैल्यू है π/6। तो आप देख सकते हो ये हो गया -5π/6। तो अब आपके पास स्टूडेंट्स r यानी मैग्नीट्यूड मापांक आ चुका है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z कोणांक आ चुका है। अब आप इसे ध्रुवीय रूप में ले जाएंगे जो कि होता है r × cos φ + iota sin φ। क्लियर। तो z = r की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 2 × cos φ। अब फाई की वैल्यू है यहाँ पर -5π/6 + iota sin -5π/6। अब देखिए यहाँ पर अगर ये ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आंसर तो स्टूडेंट आ चुका है, लेकिन आप इसमें एक काम और भी कर सकते हैं। cos माइनस को खा जाता है तो इसको आप cos 5π/6 लिख सकते हैं, और साइन में माइनस कहाँ जाती है, बाहर। तो ये एक एक्स्ट्रा लाइन भी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे आज 4 निरूपण थे। कौन कौन से? पहला हमने पढ़ा कार्तीय निरूपण, कार्टेशियन। दूसरा स्टूडेंट हमने पढ़ा आइलर यानी चरघातांकी निरूपण, एक्सपोनेंशियल। थर्ड हमने पढ़ा आपका यहाँ पर ध्रुवीय निरूपण यानी पोलर फॉर्म। और फोर्थ था हमारा बिंदु निरूपण यानी पॉइंट यानी हैमिल्टन फॉर्म। क्लियर। तो इन चारों के मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, रीजन बता दिया, कंसेप्ट बता दिया। आगे ऐसे ही मैथमेटिकल और नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और जो भी आपकी क्वेरीज या डाउट हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सबमिट करूं। और अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए जो कि अभी तक अपन ने प्लेलिस्ट में नहीं दिया है तो उसको भी आप एक बार ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।